नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर मनोज शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बीए फाइनल के बच्चों, आप सब कैसे हैं? आपके क्या हालचाल है? कोरोना की बहुत ही विकट स्थिति है, उसमें आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए और कुछ समय सुबह या शाम योग भी कीजिए और योग के माध्यम से आप स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, एकाग्रता बढ़ेगी और अध्ययन में भी अच्छी तरह सुगमता से आप कर लोगे। इसके साथ साथ जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वे तो सबने कर लिया, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बच्चों, चर्चा करते हैं आज बिंब पे। वैसे मैंने आपको पहले बताया भी था क्लासों में कि बिंब और प्रतीक इन दोनों में एक के आने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो आज हम चर्चा करते हैं बिंब। बिंब क्या है? बिंब को इंग्लिश में कहते हैं इमेज। क्या कहते हैं? इमेज। ठीक है जी। इमेज का हिंदी रूपांतरण है मूर्त रूप प्रदान करना। ठीक है जी। इमेज है, इंग्लिश में इमेज कहते हैं, इसका अर्थ मूर्त रूप प्रदान करना। अब हिंदी में क्या है बिंब किसे कहते हैं? बहुत इजी बताऊंगा, बहुत आसानी से बताऊंगा, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हिंदी है तो कवि है, कवि है तो कल्पना है, कल्पना है तो क्या है? इंद्रिय। ये थोड़ा सा टफ है, इंद्रिय अनुभव। ये टफ है तो इसको क्या कर लेते हैं, बॉक्स में रख देते हैं, इसको समझाएंगे अच्छी तरह से। फिर ये हो गया निर्माण। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कवि क्या करेगा? कल्पना करेगा। कल्पना के आधार पे क्या लिखेगा? कविता लिखेगा। कवि है तो कल्पना तो करेगा। तो कवि अपनी कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभव से, इंद्रिय अनुभव से जिसका निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं? बिंब कहते हैं। कवि अपनी कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभव के आधार पर जिन भावों का निर्माण करता है या जो भाव निर्मित करता है उसे हम क्या कहते हैं? बिंब कहते हैं। आपको केवल 3 बातें याद रखनी है: कवि, कल्पना, इंद्रिय अनुभव। अब ये क्या है? इंद्रिय अनुभव क्या है? इंद्रियां, हमारी इंद्रियां 5 है। आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो इसमें मेरे बच्चों की 2 इंद्रियां काम कर रही है। पहली आंख, जिससे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, दूसरी कान, जिससे आप सुन रहे हैं। तो आंख और कान, आपकी 2 इंद्रियां यूज हो रही है। लेकिन कवि यहाँ अपनी कविता में कितनी इंद्रियां यूज करता है? 500 इंद्रियां यूज करता है। तो इंद्रिय अनुभव द्वारा जिन भावों को वो उत्पन्न करता है अपनी कल्पना से, उसे हम क्या कहते हैं? बिंब कहते हैं। ये समझ में आ गया। अब आता है कि बिंब आया कहाँ से है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो चलते हैं, आइए इसकी भी जानकारी लेते हैं। सन 1908 ईस्वी में, सन 1908 ईस्वी में हुल्मे, याद रखना, हुल्मे, हुल्मे फील्ड, याद रहेगा, 2-3 बार बोलना, हुल्मे फील्ड। हुल्मे फील्ड से फिल्टर होता है ना, हुल्मे फील्ड। हुल्मे और फील्ड नाम के 2 व्यक्ति होते हैं। ये क्या करते हैं? बिंबवाद नाम से दोनों बहुत तेज होते हैं। एक घोषणा पत्र प्रकाशित कर देते हैं। सबसे पहले विचार, यानी कि नींव जो है बिंब की यही डालते हैं, हुल्मे और फील्ड, सन 1908 में। अब आते हैं सन 1912 से 1917 के बीच ईस्वी में लंदन और अमेरिका, इसमें बिंबवाद नाम से एक आंदोलन होता है। आंदोलन करते हैं बिंबवाद नाम से, जिसे प्रगतिवाद मैंने आपको बताया था उस समय। बिंबवाद नाम से क्या लंदन अमेरिका में आंदोलन करते हैं। इसका नेतृत्व जो है, लीडरशिप करता है एजरा पाउंड नाम का व्यक्ति। ठीक है, यहां से पृष्ठभूमि तैयार होती है ये बाहर विदेशों में। अब आते हैं हिंदुस्तान, हमारे भारत में। भारत में सर्वप्रथम इसका प्रयोग करने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने इसका प्रयोग, इस वर्ड का प्रयोग किस कविता में किया था? क्या उपन्यास में किया था? क्या निबंध में किया था? तो इन्होंने इसका प्रयोग जो बच्चों अपने निबंध में किया था, उस निबंध का नाम है भाव या मनोविकार। क्या नाम है? याद रखना, भाव और मनोविकार। ये 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था भाई, याद रखना। कब हुआ था?
1915 ईस्वी में। कौन सा निबंध? भाव या मनोविकार। इस निबंध में उन्होंने सर्वप्रथम बिंब का प्रयोग किया है। ये भाव मनोविकार जो है चिंतामणि भाग फर्स्ट, इनका निबंध संग्रह है चिंतामणि भाग फर्स्ट, और इसमें 17 निबंध है। कितने निबंध है? 17 निबंध है चिंतामणि भाग फर्स्ट में। और पहला निबंध इनका यही है, भाव या मनोविकार। दूसरा कौन सा है? उत्साह। तीसरा कौन सा है? श्रद्धा और भक्ति। तो इस निबंध में इन्होंने सर्वप्रथम बिंब का शब्द का क्या किया है? बिंब वर्ड का क्या किया है? प्रयोग किया है। अब इसके बाद शुक्ल जी क्या कहते हैं? शुक्ल जी ये कहते हैं, इस बिंब का प्रवर्तक जो शुक्ल जी किसको मानते हैं? इस फील्ड को मानते हैं। याद रखना, कई बार 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं आपके कि है ना, हिंदी साहित्य में जो है शुक्ल जी किसको बिंब का प्रवर्तक मानते हैं? फील्ड को मानते हैं। तो कौन मानते हैं? शुक्ल जी मानते हैं। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया? सबको कोई दिक्कत है? अब आते हैं छायावाद। आज चलते हैं पंत, सुमित्रानंद पंत छायावाद के सुकुमार कवि है, प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन किया है। इनकी एक रचना है पल्लव, याद तो वही में याद है क्या? उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, याद है? इसके बाद में प्रगतिवादी आती है। कौन सी है? ठीक है, ये आपको मैंने सब कुछ याद करवाया हुआ है। पंत जो है उसकी रचना जो पल्लव है, पल्लव की भूमिका में ये क्या लिखते हैं? देखो, एक वर्ड लिखते हैं पल्लव की भूमिका में, इसको बहुत अच्छा है ये वर्ड, चित्र भाषा। ठीक है, क्या लिखते हैं? चित्र भाषा। ये पल्लव की भूमिका में कहते हैं चित्र भाषा, कि कवि को जो है ना इस चित्र भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यदि ये प्रयोग करेगा ना तो क्या है? कविता आकर्षक होगी, कविता में नवीनता आएगी, भाव का उत्कर्षण होगा, और कविता जो है वो अपने प्रसंग पे यथार्थ रहेगी, प्रसंग की यथार्थिकता और चित्तता से परिपूर्ण होगी। ये कौन कहता है? सुमित्रानंद पंत कहता है पल्लव की भूमिका में कि हर कवि को चित्र भाषा यूज करनी चाहिए। ये चित्र भाषा का संबंध किससे है? बिंब से है। याद रखना, चित्र भाषा का संबंध किससे है? बिंब से है। ठीक है जी। अब आते हैं बिंब के तत्व है, बिंब के अंग। बिंब के तत्व है, बिंब के तत्व 3 ही है। पहले कौन सा है? कल्पना। दूसरा कौन सा है? भाव। तीसरा कौन सा है? इंद्रिय, इंद्रियता बोल सकते हैं। इन तीनों के बिना कई बार आता है बिंब के तत्व बताइए, कल्पना, भाव, इंद्रियता। इन तीनों का किसी एक का अभाव तो बिंब की क्या नहीं हो सकती? उत्पत्ति नहीं हो सकती। कल्पना, भाव, इंद्रियता। इसके अलावा कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ आचार्य ये कहते हैं कि हिंदी में जो सादृश्यमूलक अलंकार है, कौन कौन से हैं? उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, उसमें कवि जो है बिंब का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। ये आचार्य कहते हैं। कुछ ये कहते हैं कि हिंदी में है ना जो प्रयोगवादी कवि हुए ना, उन्होंने नए नए बिंब और प्रतीकों का प्रयोग किया है। ठीक है, अब आते हैं बिंब के भेद। इंद्रिय है तो इंद्रिय बिंब हो गया, याद नहीं होते। इंद्रिय अगर इंद्रिय बिंब हो गया। दूसरा कल्पना है तो काल्पनिक बिंब हो गया। ठीक है जी। तीसरा है प्रेरक, प्रसंग की अनुभूति के आधार पर। प्रेरक प्रसंग की अनुभूति के आधार पर। ठीक है जी, ये बिंब के भेद हो गए। अब ये कंप्लीटली बिंब हो गया। चलिए इसे रिकॉल करते हैं। बिंब है, इमेज है, इमेज का अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना, या इसकी डेफिनेशन ऐसे भी कर सकते हैं अपन, अमूर्त विचारों को मूर्त रूप प्रदान करने वाले क्या है? बिंब है। ये भी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अमूर्त विचारों को मूर्त रूप प्रदान करने वाले क्या है? बिंब है। कवि अपनी कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभव से जिनका निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? बिंब कहते हैं। सन 1908 में हुल्मे और फिलिप नामक 2 व्यक्ति थे, उसने बिंबवाद नाम घोषणा पत्र क्या किया? प्रकाशित किया। उसके बाद सन 1912 से 1917 में लंदन और अमेरिका में एक बिंबवाद नाम से आंदोलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता एजरा पाउंड ने की थी। इसके बाद आते हैं भारत। हिंदुस्तान में सर्वप्रथम बिंब का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। अपना निबंध है भाव या मनोविकार, इसमें 1915 ईस्वी में किया था। और ये कहते हैं कि बिंब के प्रवर्तक कौन है? फिल्ट है। और बिंब के तत्व है कल्पना, भाव, इंद्रियता। बिंब के भेद है इंद्रिय बिंब, काल्पनिक बिंब, प्रेरक प्रसंग की अनुभूति के आधार। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है बच्चों, आपको ये क्लास समझ में आई होगी, ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नहीं आया है तो रजिस्टर लीजिए और इसको 1-2 बार देखिए, देखोगे, सीखोगे, देखोगे, 2-3 बार इसको देखना जरूर है, तभी ये समझ में आएगा कि बिंब और प्रतीक इसमें से दोनों में से एक तो इस बार जरूर आएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।